नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ममता कालिया की कहानी जान से प्यारे और देखेंगे कि इस कहानी में जान से प्यारे कौन हैं और उसके बारे में ममता कालिया जी क्या कहती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ममता कालिया जी का जीवन परिचय पहले, फिर उसके बाद उनके कल्पनाओं की कहानी जान से प्यारे। ममता कालिया जी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी साहित्य में ममता कालिया का नाम भली भांति परिचित होते हुए एकांकी लेखन में सबसे नया हस्ताक्षर है। अभी तक कहानी, कविता और उपन्यास से संबंध इस लेखिका ने अब अपनी लेखनी एकांकी रचना के क्षेत्र में भी उठाई है। उनके एकांकी दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से निरंतर देखे व सराहे गए हैं। विशेषकर दिल्ली दूरदर्शन से प्रदर्शित एकांकी आप न बदलेंगे। ममता कालिया की प्रसिद्ध पुस्तकों में उनके उपन्यास चेघर, नरक द नरक व प्रेम कहानी है। उनके कहानी संग्रह छुटकारा, सीट नंबर 6 और एक अदद औरत अपनी तेजवानी मौलिकता और उन्मुखता के कारण बहुचर्चित है। ममता कालिया जी विभिन्न नगरों, महानगरों में रहने के कारण कालिया की रचनाओं में मनुष्य के दैनिक संघर्ष के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। लेखिकाओं के सामान्यतः सीमित सरोकार से एकदम अलग ममता का चेतना क्षेत्र व्यापक, विविध और विलक्षण भी है। उन्होंने हर वर्ग या स्तर की स्त्रियों की पीड़ा, प्रताड़ना व परिस्थिति को समझने का प्रयत्न किया है। स्त्री पुरुष संबंधों में समानता को सबल समर्थक ममता कालिया अपने एकांकियों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं पर विचार करती प्रतीत होती हैं। अपनी रचनात्मक तिलमिलाहट व्यक्त करते हुए उनके पास दो सशक्त हथियार हैं, करुणा और व्यंग्य। वे अपने विषय व पात्र रोजमर्रा के जीवन से उठाती हैं। अब जैसे जान से प्यारे नाटक को ही ले लीजिए, उनका नवीनतम एकांकी है। ममता जी भाषा शैली की सहजता व खुलेपन से पाठक स्वतः ही प्रभावित हो जाता है। कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ संप्रेषित करना उनके लिए एक सहज बात है। हिंदी के अलावा वो अंग्रेजी में भी निरंतर लिखती हैं। पिछले कई वर्ष से वे इलाहाबाद में रहती हैं। वह कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कार्य कर रही हैं। जो जान से प्यारे उन्होंने कहानी लिखी है, इस ये कहानी बहुत ही अ, लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है कि लोग क्या सोचते हैं। इस कहानी में उन्होंने मुख्य पात्र जो रखा है, डॉक्टर कौशिक एक युवा वैज्ञानिक है, अविनाश जो डॉक्टर कौशिक का सहयोगी पुरुष है, पत्नी, दोनों बेटों की एक पत्नी है, छोटू किशन का बेटा है। किशन जो है मृतक का पहला बेटा है। नवयुवक मृतक का पुत्र है। गिरिजा जो मृतक की बहू है। नवयुवक क्वापसन शर्मा की विधवा है। तो ये जान से प्यारे ये मुख्य लोग हैं और इन्हीं को लेके जो कहानी इन्होंने रची है और कहानी के द्वारा समाज को संदेश दे रही हैं। तो कुछ इस प्रकार है कहानी कि पति दिवंगता कंबो का पति है। जिस समय मंच का प्रकाशन होता है, नौजवान वैज्ञानिक डॉक्टर कौशिक अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण कर रहे होते हैं। उनके आसपास माइक्रोस्कोप, परख नली, बीकर और जार नजर आ रहे थे। उनका उपयोगी सहयोगी जो अविनाश भी उनके साथ साथ लगा हुआ है। एकाएक डॉक्टर कौशिक के चेहरे पर खुशी और उत्तेजना आती है। डॉक्टर कौशिक, यूरेका, मैंने ढूंढ लिया। डॉक्टर कौशिक उसको कहते हैं कि मैंने एक नया तकनीक ढूंढ लिया।
तुमने देखा अविनाश कैसे यह मरा हुआ कॉकरोच उस घोल को डालने से अभी अभी जिंदा होकर चल दिया है। अविनाश शंका से पूछता है, शायद यह कॉकरोच अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। डॉक्टर कौशिक कहते हैं, उसी जोश में तुम्हें पता है उसे मरे हुए 6 घंटे हो चुके थे। अविनाश फिर माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, बड़ी बेढप चीज है कॉकरोच। आप उसे चप्पल से कुचल दें, सैंडल से दबा दें, पहाड़ से गिरा दें, समुंदर में डुबो दें, वह थोड़ी देर में सांस लेकर फिर चल देता है। इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। डॉक्टर कौशिक कहते हैं कि तुम क्यों नहीं मानना चाहते हो कि मेरे हाथ वह नुक्सा लग गया है जिससे मरा हुआ जी उठते हैं। डॉक्टर कौशिक खुश होकर कुर्सी से उछलते हैं। हा हा हा, अब मैंने जितना चाहूं यह सल्यूशन बनाकर निर्जीव प्राणियों को नया जीवन दे सकता हूं। अविनाश भी संदेह से कहता है, पर कौन चाहेगा आपका यह नुक्सा? डॉक्टर कौशिक कहते हैं, तुम पूछते हो कौन? मैं कहता हूँ कौन नहीं चाहेगा। अविनाश, जिसके घर कोई मर जाता है वहां कैसे टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं। नीड़ा में पीड़ा से कराहती मानवता के लिए एक नया लोग बिखर जाते हैं। नीड़ मैं पीड़ा से कहारती मानवता के लिए नया जीवन संदेश लाऊंगा। अविनाश कहता है, आप मृत्यु को चुनौती देंगे? जीवन और मृत्यु तो ध्रुव सत्य है। कौशिक कहते हैं, जीवन है लेकिन मृत्यु नहीं, यह मैंने अपने इस कंपाउंडर से सिद्ध कर दिया है। पास की अखबार पर पड़ा हैंड्रा कौशिक पन्ने पलटते हैं और चौथा पृष्ठ खोलकर अविनाश के आगे रख देते हैं। डॉक्टर कौशिक, यह देखो, रोज कितने हैं जिनका घर कोई न कोई मर जाता है, कोई बीमारी से तो कोई दुर्घटना से, कोई यूं ही। कितने लोगों को तो रोते बिलखते छोड़ जाते हैं। इसके अलावा द्वारा शोक समाचार पढ़कर कलेजा मुंह को आता है। मैं इन सब से दुख दूर करूंगा। अविनाश के चेहरे पर मंद व्यंग्यपूर्ण मुस्कान है। डॉक्टर कौशिक अपनी बात खत्म कर मुड़ते हैं और पीठ पीछे कंधे उचका देते हैं। अगला दिन घड़ी सुबह के 9 बजा रही है। डॉक्टर कौशिक के हाथ में अखबार है। चौथे पृष्ठ पर कई जगह से विनाश लगाते हैं। इन जगहों पे कोई न कोई मरा है जिसके परिवार ने अखबार में शोक समाचार प्रकाशित किया है। डॉक्टर कौशिक दवाओं का बीफ कैश स्कूटर में रखते हैं। इस बीच अविनाश भी आ जाता है। डॉक्टर कौशिक, तो चले? अविनाश मुझे स्वर में, चलिए लेकिन। डॉक्टर कौशिक कहते हैं, आज सुहानी सुबह है और हम एक महान काम पर निकल रहे हैं। अविनाश, अपना यह लेकिन वेकिन यहीं घर पर मैं छोड़ चलो। दोनों स्कूटर पर जाते हैं। 2-4 मोड़ घूमने के बाद वे फिर कॉलोनी में जाते हैं जिसके साइन बोर्ड पर लिखा है भावना नगर। एक लंबी सड़क के अंतिम छोर पर वे एक ऐसे मकान पर रुकते हैं जहां काफी भीड़ लगी है। सभी के चेहरे शोकमग्न हैं। लोग मृतक के गुणों का बखान करते हुए उसकी मृत्यु पर अफसोस प्रकट कर रहे हैं। कमरे के अंदर का दृश्य। पहला बेटा, हाय, जब तक पिताजी थे मुझे घर की कोई फिक्र नहीं थी। महीने में 20-20 दिन में दौरे पड़ रहता उन्हीं के भरोसे। दूसरा बेटा कहता है, पिताजी तो महापुरुष थे, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी मुझे बच्चा मानते। उन्होंने इतनी सारी मेरी सालगिरह में गिफ्ट दी और मुझे इतना प्यार किया। उसी समय एक बहू, हाय, मैंने इन्हें पिताजी से बढ़कर समझा। मैं तो इन्हें नाश्ते में 2 अंडे देती थी। दूसरी बहू कहती है, हाय, ये मनुष्य नहीं देवता थे, इनके बिना हम कैसे जिएंगे। डॉक्टर कौशिक मृतक के बेटों को एक तरफ ले जाकर बड़ी उमंग से अपनी खोज के बारे में बताते हैं। और डॉक्टर कौशिक, यकीन मानिए, मैंने ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है कि मैं आपके पूज्य पिताजी को जीवित कर सकता हूँ। दोनों बेटे एक हल्का बक्का अंदाज में एक दूसरे को ताकते बड़े हो जाते हैं।
कभी वे डॉक्टर कौशिक को देखते हैं, कभी एक दूसरे को। अब तभी उनकी पत्नियां भी आ जाती हैं। दोनों पत्नियां एक साथ, क्यों जी ऐसे क्यों खड़े हो, सारा काम हो गया क्या? दोनों बेटे ये कहते हैं कि पत्नियां आशंकित क्या कहते हैं? डॉक्टर कौशिक, मुझसे आप लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है। आज सुबह अखबार में मैंने यह शोक समाचार पढ़ा जो आपने दिया था। हाल ही में मैंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला जिससे पिताजी को नई जिंदगी मिल सकती है। एक पत्नी कहती है, ना बाबा, जाने क्या कीमत मांग बैठे आप। डॉक्टर कौशिक कहते हैं, इसके बदले मैं आपसे कौड़ी भी न लूंगा, इसकी कामयाबी ही मेरी किस्मत है। पहला बेटा कहता है कुछ दबे स्वर में अपने भाई से, पिताजी का वसीयतनामा देख लिया, कोई कसर तो नहीं है उनमें? दूसरा कहता है संतुष्ट, आज वह मैंने पहले ही देख लिया है, वसीयतनामा दुरुस्त है। पहला बेटा कहता है लेन देन में निपटा गए हैं। दूसरा बेटा कहता है सब निपटा गए हैं। पहला बेटा, फिर क्या? दोनों लड़के डॉक्टर कौशिक की तरफ मुखातिब होते हैं। उनकी पत्नियां उग्र विरोध से डॉक्टर कौशिक को देख रही होती हैं। पहला बेटा कहता है, ऐसा है डॉक्टर साहब, आपकी बात मानकर हमें बड़ा हर्ष होता, लेकिन आप जानते हैं बड़ा नाजुक मामला है। दोनों भाई विदेश में हैं, उन्हें केविल किया हुआ है, वे आकर कितना बिगड़ेंगे, उनके हजारों डॉलर मिट्टी में मिल जाएंगे। दूसरा बेटा कहता है, आप भी साहब अजीब हैं, इधर हमें सारा इंतजाम करना है, देर हो रही है, उधर आप एक नया सगुफा लेकर आ गए हैं। छोटू, पापा गेंदे के फूल ले आया हूँ, फूल वाले को दो 100 रुपए दे दीजिए। ट्रक आकर सामने खड़ी हो जाती है। इनमें से घर का एक सदस्य अंदर आता है। किशन, सुरेश बड़ी मुश्किल से ट्रक का इंतजाम किया है, इस काम के लिए कोई गाड़ी देता ही नहीं था। सारी ट्रकें आजकल छात्रों ने चुनाव में रोक दिया है। बड़ी मेहनत के बाद यह 1100 पर मिली है। आधा पैसा एडवांस दिया है, तब कहीं आई है ट्रक। एक अन्य आदमी बाहर से आकर, आपने आज अखबार में किराए पर मकान देने का जो इश्तेहार दिए थे, उसी सिलसिले में आया हूँ। बड़ा बेटा, जो हम पर पड़ी है भुगत लेंगे डॉक्टर साहब, आप क्यों पड़े इस चक्कर में, नमस्ते। मतलब वो उनको जाने के लिए कहता है। तो ममता कालिया की कहानी का सार यह है कि ये नाटक समसामयिक मुद्दों को अभिव्यक्त करती है, जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उनको दिखाती है। उनके नाटक के पात्र सामान्य जीवन से मिलने वाले जीवन पात्र हैं। उनका संवाद सहज है लेकिन शैली व्यंग्यात्मक है। वे अपने पात्रों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती हैं। उनके नाटक व्यापक सरोकारों को लिए हुए है। जैसे कि आपने देखा भी इस नाटक में कि मरने के बाद कोई उनको चिंता नहीं है, दिखावे के लिए रो रहे हैं। मेन उनको जो है उनके प्रॉपर्टी से है कि उनका प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पिताजी से कोई नहीं। तो ये कहानी हमें बताती है संसार कितना स्वार्थी है, जो स्वार्थ में डूबी हुई है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपना स्वार्थ से मतलब है। तो ममता कालिया की कहानी यहीं पे जान से प्यारे समाप्त होती है और आगे हम दूसरी कहानी देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भीष्म सहानी की कहानी शिष्टाचार और देखेंगे समाज में किस तरह के शिष्टाचार अमीरों और गरीबों में भेदभाव पैदा करती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भीष्म जी के जीवन पर, एक नजर उन पे भी डालते हैं और समझते हैं उनका जीवन किस तरह रहा और वो किस तरह की कहानियों को लिखते थे। तो भीष्म सहानी जी का जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हो गई थी। इनका जन्म जो था रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी जी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। वे अम्बाला अमृतसर में अध्यापक रहने के बाद
दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड, पंजाब सरकार 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से अभिभूत किया गया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास झरोखे में, तमस, भीष्म, सहानिका, वसंती, माया दास की मांडी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर कहानी संग्रह है, मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर, नाटक है, नहुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आत्मकथा, बलराज माया बंद्र, बाल कथा है, गुलेल का खेल। तो ये सारी इनके जीवन की जो मेहनत है, इन्होंने अपनी इस मेहनत को इस कहानी में बनाया है, डाला है। आइए अब देखते हैं भीष्म सहानी की कहानी शिष्टाचार। तो शिष्टाचार क्या सिखाती है और इस कहानी के द्वारा लेखक हमसे क्या बताना चाहते हैं, आइए हम उसको समझते हैं। शिष्टाचार जो कहानी है वो कुछ इस तरह से कहानी होती है कि जिसमें किसी चरित्र या घटना को रोचक और मनोरंजन वर्णन हो, वो कहानी जो है चित्रात्मक होती है। तो प्रस्तुत जो कहानी है, लेखक ने एक नौकर के माध्यम से शिष्टाचार के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया और साथ में यह भी बताया है कि भले ही व्यक्ति गंवार या अनपढ़ हो, फिर भी उसके पास शिष्टाचार होने से वह श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस कहानी में उस नौकर के द्वारा उन्होंने बताया है कि एक नौकर है जो बहुत ईमानदार है और अपनी ईमानदारी से वह घर में काम करता है, लेकिन जो मालकिन है उसको हमेशा उसके ऊपर शक बना रहता है। तो कुछ भी गलती हो उसी के ऊपर डालती है, कुछ गायब हो जाए तो भी उसी के ऊपर वह डालती है। वो बेचारा गंवार था, अनपढ़ था, बदसूरत था, बट वह ईमानदार था। यह चीज जो है मालकिन को पसंद नहीं आता था, उसकी कोई भी चीज। तो ये कहानी के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि शिष्टाचार किसी में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो। उनकी श्रीमती जी मुंडन संस्कार का प्रबंध करने में व्यस्त हो जाती हैं, अतः घर की सारी चाबियां नौकर के हाथ में सौंप देती हैं। जिस दिन मुंडन संस्कार था उसी दिन नौकर गांव जाने के लिए बाबू राम गोपाल के पास छुट्टी मांगता है। वे आग बबूला हो जाते हैं, उनकी पत्नी भी उस पर गुस्सा हो जाती है, फिर भी नौकर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। बाबू राम गोपाल आवेश में आकर उसे चांटा भी मार देते हैं। उससे घर जाने का कारण पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है। फिर सिर्फ गांव जाने की रट लगाता है। आखिर मेहमानों के सामने बात को बढ़ाने से रोकने के लिए वे उनका नाम पता लिखवा कर उसके दस्तखत ले लेते हैं और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। श्रीमती जी को लगता है कि वह जरूर कुछ न कुछ जेवर या पैसे चुरा कर ले गया होगा। इसी कारण बाबू राम गोपाल उनकी तनख्वाह उसके द्वारा बताए गए पते पर नहीं भेजते हैं। कुछ दिनों के पश्चात सड़क के किनारे पर उन्हें वह नौकर दिखाई देता है। वे उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि वह अचानक गांव क्यों चला गया था। तब वह कहता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और खुशी वाले घर में यह दुखद समाचार देना उसे गांव में बुरी मानी जाती है। सचमुच एक गंवार आदमी के पास भी शिष्टाचार होता है। कब और कहाँ क्या कहना चाहिए, इस बात का उसे ठीक से ज्ञान था। उसका यह व्यवहार ही उसे शिष्टाचारियों की श्रेणी में ले जाता है। इसी पाठ के जरिए लेखक ने प्रत्येक व्यक्ति के पास शिष्टाचार का होना जरूरी होता है, यह दर्शाने का प्रयास किया है। तो आइए हम निष्कर्ष पे प्रकाश डालते हैं।
इस कहानी में लेखक उच्च वर्ग के लोगों के जो सोच होती है, जो खोखलापन है, जो उसका नंगा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है और साधारण लोगों की असाधारण मानवता का चित्रण भी हमें बताया है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ा है उसी के पास सभी तरह का शिष्टाचार हो। कोई गरीब है, बदसूरत है, तो भी उसके पास शिष्टाचार हो सकती है। हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।